हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। वैसे कैंडिडेट जो सीटेट, रीट, बीटेट, एसटेट, यूपीटेट, सुपरटेट इत्यादि की तैयारी करते हैं, उसमें एक साइंस जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जो पेपर 2 6 to 8 के लिए, जो पेपर 2 6 to 8 के लिए साइंस पर्सन से जो होते हैं, साइंस एंड मैथ के लिए, उनके लिए साइंस के साइंस के नोट्स जो होते हैं, एनसीईआरटी नोट्स जो होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। उसका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, उससे क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूँ। टॉपिक वाइज में बनाने जा रहा हूँ, एक एक टॉपिक वाइज। तो इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे, उसी के लिए वीडियो बनाए। तो मैं आर के पाल आपका आरपी स्टेटेड पॉइंट में स्वागत करता हूँ। चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक वाइज ही शुरू करेंगे। तो ये कुछ है, चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमें पढ़ना है फूड, भोजन। भोजन है क्या, ये पहला पॉइंट है। पॉइंट वाइज ही चलेगा, टॉपिक वाइज चलेगा। इसमें 3 या 4 पॉइंट कवर होंगे और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें है फूड, भोजन कहते किसे हैं। ठीक, ये चीज़ पढ़ना है सबसे पहला पॉइंट। और बाइलिंगुअल भी ये, इसमें मैं दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। यहाँ पे मैं फूड का भोजन नहीं लिखा हूँ। सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि फूड कहते किसे हैं। तो फूड उसे कहा जाता है जिसे हम, जो भी चीज़ हम खाते हैं या जिसे हम ग्रहण करते हैं, जिसे हम ग्रहण करते हैं, जिसे हम ग्रहण करते हैं, उसे भोजन कहा जाता है। सिंपल भाषा में कह सकते हैं जिसे हम ग्रहण करते हैं, जो भी चीज़ हम अपने अंदर लेते हैं उसको हम लोग भोजन कहते हैं। जैसे दाल हो गया, चावल हो गया। जैसे मैं आपका दाल, चावल, रोटी, घी, फल इत्यादि, ये जो भी चीज़ लेते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलता है, आई मीन सिंपल भाषा में कहें तो जिससे हमें एनर्जी मिलती है, या जो चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, खाते हैं, उसी को हम लोग भोजन या आहार कहते हैं। अब ये हम भोजन जो ग्रहण करते हैं ये कई तरीके के होते हैं, अलग अलग प्रकार के ये हो सकते हैं। भोजन ग्रहण करते हैं तो अलग अलग तरह के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से भोजन में हमें 5 चीज़ें मिलती है, जिसको मैं शॉर्ट में अंग्रेजी में लिख रहा हूँ। एक तो सबसे पहले आपको प्रोटीन मिलता है, भोजन ग्रहण करते हैं तो। फिर विटामिन मिलता है, फिर कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फिर मिनरल्स मिलता है, एंड फैट मिलता है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ PVCMF, यानी P से आपका प्रोटीन हो गया, V से आपका विटामिन हो गया, C से कार्बोहाइड्रेट, M से मिनरल्स हो गया, F से फैट हो गया। तो ये चीज़ है 5 तरह के, मतलब जितने भी भोजन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो 5 तरीके से हमारे बॉडी में ऑब्जर्व होता है, 5 तरीके से वो बनती है, जिसको हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। ये पाँचों मिलके पोषक तत्व कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स इसको बोला जाएगा, पाँचों मिलके न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो ये हमें पोषक तत्व देते हैं, पोषक तत्व ये मिलते हैं। जो ये प्राप्त कहाँ से होते हैं, तो ये एनिमल से होंगे और प्लांट से होंगे। एनिमल से और प्लांट दोनों से प्राप्त होते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो पता चले हमारे शरीर को भिन्न भिन्न प्रकार की पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा प्रदान करते हैं। भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु है। ये हम लोग मतलब भोजन ग्रहण करते हैं तो 5 रुपये मिलेंगे, जो पौधे और जंतु से मिलते हैं। अंग्रेजी इसका लिखा हुआ है, द सब्सटेंस दैट गिव आवर बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मेन सोर्स फूड आर प्लांट एंड एनिमल। यानी ये भोजन के मेन स्रोत होते हैं, चाहे वो प्लांट से प्राप्त हो चाहे एनिमल से, और वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के रूप में निर्माण होते हैं। अब इसी में कुछ पौधे जो होते हैं, तो पौधे को हम लोग जड़ खाते हैं या तना खाते हैं या उसके फल खाते हैं या पत्तियाँ खाते हैं।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है कि हम पौधे के अनेक भागों को खाते हैं, जैसे जड़, तना, फूल, फल और पत्तियाँ इत्यादि। वी ईट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट लाइक रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर एंड लिव्स। इसमें जैसे कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको हम लोग उनके अनेक भागों को खाते हैं, जैसे जड़ को, तना को, फल को और फूल को। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखा है, चुकंदर हो गया, पालक हो गया, गाजर हो गया, यानी अंग्रेजी में बीटरूट, स्पिनच, कैरोट, बोथ स्टेम एंड लीवर एडिबल। ये जितने भी चीज़ होते हैं इसके, जैसे सीताफल हो गया, काशी फल के फूल हो, फ्लावर की सब्जी भी बनाकर खाई जाती है, कैबेज की पत्ती का सब्जी बना के खाया जाता है, ब्रोकोली हो गया, इसकी सब्जी बना के खाया जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हम पौधे के अनेक भागों को जैसे जड़, दाना वगैरह खाते हैं, तो चुकंदर, पालक, सीताफल, फलों की सब्जी, फ्लावर की सब्जी, ये सारी चीज़ें ये हमें पौधों से मिलता है। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि क्या क्या आप किसके प्लांट एज फूड, किसके किसके हम लोग प्लांट के रूट खाते हैं, किसके स्टेम खाते हैं, किसके लीव्स खाते हैं, किसके फ्लावर्स खाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली उठते हैं सीटेट में। तो यहाँ देखिए, प्लांट रूट्स एंड फूड्स, ये जिसमें कैरोट, रेडिश, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टर्निप, गाजर, मूली, चुकंदर, गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम इत्यादि के हम लोग रूट्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रूट्स को खाते हैं इसके। याद रखेंगे, गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, सलजम, इसके हम लोग रूट खाते हैं। अब स्टेम में देखते हैं कि स्टेम में क्या खाते हैं। तो स्टेम में देखिए, ओनियन, पोटैटो, गिंगर, गार्लिक, टर्मेरिक, हिंदी में इसको देखा जाए तो प्याज, आलू, लहसुन, अदरक, हल्दी इत्यादि, ये सब जितने भी चीज़ हैं इसके हम लोग स्टेम को खाते हैं, स्टेम यानी तना को खाते हैं। और वो ऊपर वाले जितने भी थे, गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, सलजम, उसके हम लोग प्लांट खाते थे। अब देखेंगे लिव्स किसके किसके खाते हैं। तो लिव्स में देखिए, लिव्स में स्पिनच खाते हैं, कैबेज खाते हैं, मस्टर्ड प्लांट खाते हैं, पालक, गोभी, सरसों के पौधे, जितने भी चीज़ होते हैं उसके हम लोग पत्तियों को खाते हैं। स्पिनच, कैबेज, मस्टर्ड प्लांट, पालक, गोभी, सरसों के पौधे। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली उठाते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि फूल में क्या क्या खाते हैं, और फूल किसके किसके खाते हैं। तो फूल देखिए, बनाना प्लांट जितने होते हैं उसके हम लोग फूल खाते हैं, पम्पकिन प्लांट जितने होते हैं उसके फूल खाते हैं, सनफ्लावर जितने होते हैं, जास्मिन होता है जो फूल होता है, जास्मिन जो होता है, यास्मीन के पौधे को हम लोग, जास्मिन के, केला का पौधा, कद्दू का पौधा, सूरजमुखी, चमेली, ये जितने भी पौधे हैं इसके हम लोग फ्लावर्स को खाते हैं। आई होप इसको आप समझे होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब भोजन के मुख्य पोषक अवयव क्या क्या हैं। जो कार्बोहाइड्रेट जो बताए थे 5 तरह के होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ, ये 5 होते हैं। अब पाँचों किसमें पाएंगे, उसके क्या क्या स्रोत है ये जानेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट पहला ही पॉइंट है आपका, कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है। तो वो व्हीट में, राइस में, पोटैटो में, तो इसमें ये ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत ज़्यादा होगी। तो इसको हम लोग, इसके लिए हमें गेहूँ, चावल, आलू खाना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फैट्स किसमें पाया जाता है। तो फैट्स देखिए, बटर, घी, मिल्क, चीज़ यानी ऑयली चीज़। सिंपल भाषा में कहें तो ऑयली चीज़ जितने होते हैं उसमें हमें फैट्स भरपूर मात्रा में मिलता है, ठीक। और फैट्स चर्बी के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, नीड होता है इसकी काफ़ी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोटीन किसमें मिलता है। प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। तो ये मिल्क में और एग में सबसे ज़्यादा मिलता है प्रोटीन, यानी दूध में और अंडा में। उसमें भी भैंस का दूध जो होता है, बफेलो का भैंस का दूध, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। और एग, इसके अंदर का जो जर्दी होता है, अंडा का पीला वाला जो भाग होता है जर्दी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है खनिज किसमें मिलता है।
तो खनिज में देखिए मिनरल्स खनिज जो होता है, कैल्शियम उसमें प्राप्त होता है, फास्फोरस प्राप्त होता है, आयरन प्राप्त होता है, सोडियम प्राप्त होता है। इतने चीज़ खनिज में पाए जाते हैं। आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि किस में पाया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बनाया गया है फिगर के द्वारा। एक पिरामिड की तरह रचना होता है। फैट्स किसे किसे मिलेंगे, मिल्क एक लिखा है, फिर प्रोटीन किसे किसे मिलेंगे, मिल्क एक यहाँ पे प्रोटीन के स्रोत यहाँ पे दिखाया है, फिर यहाँ पे नीचे स्रोत दिखाया हुआ है। तो ये कुछ सोर्स थे भोजन के। और ये देखिए, ये सबसे नीचे पॉइंट जो बात लिखा हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि वी मोर एनर्जी फ्रॉम डैट फैट देन वी गेट मोर एनर्जी फ्रॉम फैट देन। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें जो मिलता है, ये सारी चीज़ जो हम ऑब्जर्व करते हैं इससे हमें एनर्जी मिलता है। यानी भोजन ग्रहण करते हैं किस लिए, पहले मैं परिभाषा बताया भोजन का कि भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसमें हमें पोषक तत्व मिलते हैं, एक तरह की क्रिया करते हैं या पोषक तत्वों से प्राप्त होते हैं, उससे हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं और जीवित रहते हैं। जिसमें रेस्पिरेशन यानी श्वास की क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन की क्रिया, परिवहन की क्रिया, जनन की प्रक्रिया, ये सारे प्रोसेस हम करते हैं उसी एनर्जी से। अब समझोगे आप। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसके आगे पॉइंट जो है, देखिए अब जो हम भोजन ग्रहण कर रहे थे इसमें कुछ न कुछ विटामिन की हो सकती है कि कमी हो जाए, ठीक। तो कुछ न कुछ विटामिन की कमी हो जाती है, जिसमें कुछ न कुछ रोग होता है। जैसे विटामिन ए की कमी हुई तो यहाँ से रतौंधी होगी, विटामिन ए की कमी हुई तो वहाँ से रतौंधी होगी हमें। देखिए विटामिन बी की कमी हुई, इसी तरह से विटामिन बी की कमी होती है तो यहाँ से बेरी नामक रोग होता है, बेरी नामक रोग होगा अगर विटामिन बी की कमी से होता है तो। और इसका अगर बायोलॉजिकल में पूछे तो थायमिन होता है और रेटिनॉल होता है उसका, विटामिन ए का। अगर विटामिन सी आ गया तो विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। अब यहाँ पे देखेंगे एक और उसमें विटामिन डी आ गया, तो विटामिन डी जब रहता है तो विटामिन डी से एक रोग होता है जिसको मैं यहाँ पे श्योर किया हूँ, क्वासिक्योर एवं क्वासिक्योर एंड मेरेस्मस रोग होता है। ये विटामिन डी की कमी से विटामिन डी की कमी से नहीं, प्रोटीन की कमी से रोग जो होता है वो क्वासिक्योर एवं मेरेस्मस होता है। विटामिन डी की कमी से तो रिकेटस होता है, रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और यहाँ दिखाया गया है कि प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन अगर नहीं पर्याप्त मात्रा में होता है तो प्रोटीन की कमी से रोग होता है क्वासिक्योर एवं मेरेस्मस। इसमें व्यक्ति के पूरे मसल्स जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और लगते हैं व्यक्ति बूढ़ा हो गया, वो सिकुड़ जाते हैं, उसके भेन दिखाई देने लगते हैं और लगता है कि वो व्यक्ति बूढ़ा हो गया। प्रोटीन की कमी जिसे होता है उसको क्वासिक्योर रोग भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हमको पता करना होगा कि पौधे में स्टार्च कैसे पाया जाएगा। एक क्रियाकलाप है कि पौधे में स्टार्च को पता लगाना हो तो क्या करेंगे, प्रोटीन का जांच करना हो तो क्या करेंगे, ठीक। तो इसमें हम लोग वही जानेंगे। देखिए अगर हमको मंड या संकरा, यानी हमको अगर जानना है कि नहीं मंड या संकरा क्या है, उसमें किस पौधे में है कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए पुट 2 or 3 ड्रॉप और dilute iodine solution on the food if they color blue or black than such in present। मतलब करना क्या है, आयोडीन का सोल्यूशन ले लेना है, डाइल्यूट बिले आयोडीन का सोल्यूशन ले लेना, उसमें 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डालना है, उसके आयोडीन सोल्यूशन डालना है। उसके बाद से कुछ देर में देखेंगे कि उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा, नहीं तो ब्लू हो जाएगा। अगर ब्लैक हुआ या ब्लू हुआ तो समझ जाएंगे कि इसमें स्टार्च की मात्रा भरपूर मात्रा में है, प्रेजेंट है, यानी इसकी जांच हम लोग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर प्रोटीन की अगर जांच करनी होगी तो क्या करेंगे, तो इसके लिए एक पाउडर फूड होता है, इसके लिए पाउडर फूड होता है जिसको 10 ड्रॉप वाटर में मिला के 2 से 3 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, 2 चीज़ चाहिए, एक तो 10 ड्रॉप वाटर और 2 से 3 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और फिर 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा वायलेट कलर का,
वायलेट कलर का कास्टिक सोडा भी ये चाहिए। ये तीनों चीज़ अगर मिलाएंगे तो हमें प्रोटीन का जांच हो जाएगा। ये कभी कभी एक्टिविटी में ये दे देता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट इसी में देखेंगे डिफिशियंसी डिजीज। इसी से कुछ डिजीज होती है जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। विटामिन ए का मैं बता दिया, पहले ही बता चुका हूँ मैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लडनेस होगा। विटामिन बी की कमी से बेरी इसमें क्या होता है, वीक मसल्स होता है। बेरी में वीक मसल्स होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। इसके अलावा रिकेटस जब होगा तो ये आयरन की कमी से फिर कोई रोग होता है, एनीमिया। फिर वेरी वीक एंड पैड, इसमें एनीमिया जो हो जाएगा तो बहुत वीक रोगी जो है अपने आप को वीक महसूस करता है। इसके बाद से आयोडीन की कमी से गिल्ट्यूर हो जाता है, यहाँ पे घेंगा टाइप का हो जाता है, गर्दन के टाइप से। और क्या यहाँ पे लिखा है कुछ नोट, इम्पोर्टेंट नोट्स हैं यहाँ पे कि विटामिन डी हमारे शरीर में हार्मोन की तरह सेक्रेट होता है तथा सूर्य के प्रकाश में एक्टिव हो जाता है। विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील होते हैं और चालों को रिपीटेडली धोने से विटामिन बी वन लॉस्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें विटामिन के बारे में लिखी हुई है। अब आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी अगर हमारे शरीर में सेक्रेट होता है तो सूर्य के प्रकाश में वो एक्टिव हो जाता है, लेकिन सेक्रेट नहीं होता तो सूर्य के प्रकाश में वो एक्टिव नहीं होता। लेकिन विटामिन बी एंड सी जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, जो चावलों को धोने से विटामिन ए लॉस्ट हो जाता है। ठीक, ये चीज़ था। इसके बाद से नीचे लिखे हैं रुक्षांश, आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता। इसमें रुक्षांश जो होते हैं यानी पानी की मात्रा जितनी होती है हमारे बॉडी में लिक्विड मात्रा में, उसमें ये इसको प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है प्रकाश एवं परावर्तन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रकाश एवं परावर्तन। ये फिजिक्स का टॉपिक है लेकिन साइंस में ही आता है, बायोलॉजी का वो टॉपिक था। इसमें अगला टॉपिक जो है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग वो है प्रकाश एवं परावर्तन, लाइट एवं रिफ्लेक्शन। तो देखिए प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश एक तरह का माध्यम होता है जिसमें हम लोग दुनिया की सारी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्रकाश एक क्या होता है, एक माध्यम होता है, एक मीन होता है जिसके माध्यम से, जिसके सहारे हम लोग दुनिया में जितनी भी वस्तु है उसको स्पष्ट रूप से अपनी नग्न आँखों द्वारा हम लोग देख पाते हैं, उसको हम लोग प्रकाश कहते हैं। इसमें प्रकाश में ये फिनोल कमरा होता है, उसी तरीका होता है, इस तरीके का रखा हुआ है। यहाँ पे जैसे इसका प्रतिबिंब रहेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका प्रतिबिंब हो गया, उसका अपोजिट प्रतिबिंब उसके अगले साइड में बनता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इमेज फॉर्मेट इज रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज, द इमेज विल हैव द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट। मतलब जिस कलर के यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा उसी टाइप का इधर ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होगा, बनेगा। ठीक, उसी टाइप के यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसका बनेगा और उल्टा बनेगा, रियल बनेगा, स्मॉल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, मतलब उल्टा बनेगा। तो इसमें फिनोल एक कैमरा होता है जिसमें ऑब्जेक्ट इस तरह से खड़ा होता है, इसका अपोजिट इसी कलर का इमेज अगले साइड में उसके अपोजिट साइड में बनता है। लेकिन वो प्रतिबिंब जो होता है, ये इमेज जो होता है वो क्या बनेगा, वो रियल बनेगा, एक रियल प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से क्या होता है वो छोटा बनता है। जैसे ऑब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है कैसा है, यहाँ से ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, लेकिन वही आगे अगर जाते हैं तो आगे ऑब्जेक्ट देखेंगे कि आगे ऑब्जेक्ट का मान जो है, वैल्यू जो है कितना है, यहाँ पे छोटा हो गया, लेकिन इमेज यहीं पे बन रहा है, सेम बन रहा है। यहाँ पे यहाँ ये जो चीज़ दिखाई दे रहा है ये हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। तो इस तरह से ये फिनोल कैमरा वर्क करता है। उसके अपोजिट बनता है प्रतिबिंब, यानी इमेज जो होता है वो वास्तविक तो बनता है, मिल जाता है कहीं कहीं जहाँ पे वास्तविक बनता है, लेकिन उल्टा बनता है, फिर छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। तो ये फिनोल कमरा था। अब प्रकाश जो है, मैं जैसे पहले बताया कि प्रकाश जो है क्या, एक माध्यम है, एक रेखा होता है। तो प्रकाश जो होता है ना वो एकदम सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए प्रकाश को हम लोग एक अनुप्रस्थ रंग भी कहते हैं। प्रकाश से क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करने वाला एक माध्यम होता है जिसकी तरंग अनुप्रस्थ होती है, अंधेरे नहीं होती है, अनुप्रस्थ होती है तरंग इसकी। जैसे यहाँ पर लिखा है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड हिज प्रॉपर्टी ऑफ कॉलिशन, प्रकाश का आयताकार प्रसार करते हैं, यानी इस तरीके से
जो प्रकाश लाइट जो है सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में जाता है, उसको हम लोग प्रकाश का आयताकार प्रसार कहते हैं, यानी उसका फैलाव कहते हैं। प्रकाश का फैलाव वो भी आयताकार रेक्टेंगल रूप में होता है। यह फिर उसको प्रकाश को ऐसे तिरछे अगर हम देखें, सीधा देखेंगे तो प्रकाश यहाँ पड़ेगा, लेकिन तिरछा प्रकाश हमको दिखाई नहीं देगा। एक बच्चा है यहाँ पे कैंडल लेके एक पाइप लेके देख रहा है, बैंड पाइप लेके देखा हुआ है, एक स्ट्रेट पाइप लेके देखा है। तो स्ट्रेट पाइप लेके अगर देखेंगे तो प्रकाश रिफ्लेक्ट करेगा, प्रकाश दिखाई देगा, ठीक से दिखाई देगी, लेकिन ये बैंड पाइप में इसको दिखाई नहीं देगा। ये एक्टिविटी होता है। नेक्स्ट इसी से पॉइंट है आगे, प्रकाश से ही है कि लुमिनस बॉडी दीप्त बिंदु कौन कौन होती है। तो लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट देयर ऑन, सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है, आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट लाइक सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लेम इन द लैम्प। यानी वैसा चीज़, वैसा पदार्थ या प्रकाश का वैसा पदार्थ, वैसा पिंड जो स्वयं से प्रकाश को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, यानी प्रकाश को देते हैं स्वयं से, उसको हम लोग कहते हैं दीप्त पिंड। उसको कहा जाएगा दीप्त पिंड। एज एग्जाम्पल बहुत आप लिख देंगे सन। सन जो है वो यहाँ पे एज एग्जाम्पल को देखिएगा, सन क्या करता है, अपने आप से लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लेम इन द लैम्प, ये जितने होते हैं ये दीप्त वस्तु, यानी जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे प्रकाश निकलता है वो दीप्त वस्तु हो जाएगा। अब इसमें एक नेचुरल हो जाएगा, एक कृत्रिम हो जाएगा। नेचुरल में आपका सन हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, मून हो जाएगा, ये जितने हो जाएंगे। और अगर मैन मेड में देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, फ्लेम हो गया, लैंप हो गया, मोमबत्ती, कैंडल हो गया, ये जितने हैं सब दीप्त हैं। लेकिन ये भी दो तरीके के हो जाते हैं, एक नेचुरल हो जाते हैं, एक दीप्त, एक कृत्रिम हो जाते हैं, आर्टिफिशियल हो जाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो हो जाता है वो होता है पारदर्शी। तो पारदर्शी का मतलब वैसा कि वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार स्पष्ट रूप से जा सके, यानी उसके आर पर हम लोग देख सकें। जैसे ग्लास है, तो ग्लास के आर पर हम लोग प्रकाश को देख सकते हैं। वाटर है, एयर है, इसमें ये क्या होता है, प्रकाश को हम लोग एकदम इजी वे से, आसानी वे से देख सकते हैं, और इसमें प्रकाश आर पार हो सकता है। पारदर्शी कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट कहलाएगा। नेक्स्ट इसमें हमारा जो हेडिंग है वो है अपारदर्शी। नेक्स्ट जो है अपारदर्शी, जैसे अब अपारदर्शी उसका अपोजिट होगा कि वैसे पदार्थ जिनके प्रकाश क्या होते हैं, आर पार, प्रकाश आर पार नहीं होते हैं, आर पार नहीं हो पाते हैं, प्रकाश आर पार नहीं होते हैं, वो कहलाएंगे अपारदर्शी। इसमें प्रकाश आर पार होगा नहीं, वो क्या कहलाएंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहलाएंगे। जिस तरह से उसमें उसका अपोजिट बोल देना, ऐसे वुड, आयरन, यानी लकड़ी है, इसमें प्रकाश आप क्या आर पार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लोहा है, इसमें प्रकाश आर पार नहीं होता है। दीवार है, इसमें भी प्रकाश आर पार नहीं होगा, ठीक, भले रिफ्लेक्ट हो जाएगा लेकिन आर पार नहीं होगा। तो ये कुछ पदार्थ है। दीप्त समझ पाए जो प्रकाश उत्सर्जन करेगी, पारदर्शी समझ पाए जो जिससे प्रकाश आर पर पूरा हो जाएगा, और अपारदर्शी में प्रकाश आर पार बिल्कुल भी नहीं होगा, वो अपारदर्शी कहलाएगा। एग्जाम्पल याद रखेंगे इसका। नेक्स्ट है पारभासी। देखिए पारभासी का मतलब हुआ कि इसमें प्रकाश तो आर पर जरूर होगा, लेकिन कुछ अंश ही उसका दिखाई देगा। आर पर जरूर होगा लेकिन उसका कुछ अंश ही दिखाई देगा, उसको हम लोग बोलते हैं पारभासी। पारभासी पदार्थ, उसको पारभासी बोलेंगे। जैसे बटर पेपर, टिश्यू पेपर, etc। जैसे कोई पेपर हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, बटर पेपर हो गया, ये सब पारभासी होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका छाया, शैडो। शैडो पढ़ेंगे तो ए डार्क शेप, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए डार्क शेप दैट appears on the surface when someone or something move between the surface and source of light। मतलब क्या है कि एक गहरा काला आकार का जो सतह पर दिखाई देता है जब कोई या कुछ सतह प्रकाश के स्रोत के बीच आता है। मतलब कोई प्रकाशिक वस्तु है, प्रकाश का स्रोत है, उसके बीच में कोई उसके बीच में कोई वस्तु आ गया तो उसका शैडो जो होगा वो नीचे काले रूप में दिखाई देगा प्रकाश की वजह से। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रकाशिक वस्तु हो गया, यहाँ से लाइट क्या होता है, निकल रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, और इसके बीच में ये माध्यम नीचे वाला हो गया मीडियम, इसके बीच में हमारा क्या हुआ, हैंड आ गया। लाइट के बीच में, लाइट के नीचे हमारा हैंड आ गया। तो हैंड का इमेज शैडो जो है यहाँ पे ब्लैक साइड में बना हुआ है, जिस तरह से हैंड है उसी तरह से बना हुआ है, ब्लैक साइड में आप देख सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा छाया, यानी छाया बनने के लिए प्रकाश
दो माध्यम की ज़रूरत होती है, एक प्रकाश और एक दूसरा माध्यम होना चाहिए जो प्रकाशिक हो। एक मतलब प्रकाशिक स्रोत और एक माध्यम चाहिए, कुछ भी हो वो दो माध्यम जरूरी, एक प्रकाशिक वस्तु होना चाहिए प्लस एक माध्यम होना चाहिए, वो प्रभाषी माध्यम होना चाहिए। उसी का परछाई क्या होता है, नीचे की तरफ बनता है, जिसको हम लोग छाया कहते हैं, शैडो कहते हैं। आई होप ये समझ पाएंगे फिगर से भी, डायग्राम से भी। इसी में आगे कड़ी में बढ़ेंगे। इसी में आगे कड़ी में जो है वो है अब आपका मिरर, दर्पण, जिसको हम लोग दर्पण कहते हैं। तो देखिए मिरर होता है क्या है, वो एक कांच होता है, एक खोखला गोला होता है, गोल भी होता है। तो कांच होता है, खोखला गोला होता है, गोल भी होता है, प्लस इस तरह से समतल भी होता है, दो आकार का होता है, गोल भी होता है, सर्कल भी होता है। तो इसमें एक सतह आप देखोगे, ये सतह पूरा जो होता है वो चिकना होता है, लेकिन पीछे का सतह आप जो देखे होंगे इस तरह से रहता है, इस पर कूट वगैरह लगा रहता है या कलई किया रहता है। तो यानी दर्पण का डेफिनेशन देना होगा तो उसका एक भाग, एक सतह अगला भाग जो होता है चिकना होता है, और पिछला भाग जो होता है वो कलई या रस्तित किया रहता है। कलई या रस्तित का मतलब कलर किया गया रहता है, उसको हम लोग मिरर कहते हैं। और इसका काम क्या है, ये चमकीला सतह जो होता है इसमें ना, अगर यहाँ पे कोई वस्तु है तो इस पर जाएगी तो यहाँ से क्या करेगी, वो परावर्तित होगी, यहाँ पे रिटर्न आ जाएगी। यानी यहाँ से वस्तु का प्रकाश किया, वहाँ से रिटर्न होकर यहाँ पे चला आएगा। तो ये आपतित किरण होता है इंसिडेंट रे, और ये परावर्तित किरण होता है रेसिडेंट रे हो जाता है। तो ये मिरर इसको बोलते हैं। चिकना सतह जो होता है ना, यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, चमकीला सतह से बाहर वो आ जाता है, किसी भी चीज़ को वो अलग कर देता है। नेक्स्ट, अब इसमें दर्पण जो है वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि दर्पण कितने तरह के होते हैं। तो दर्पण जो होंगे, मिरर जो होंगे ना, वो दो तरह के होंगे। एक होते हैं समतल दर्पण, एक होते हैं, पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दो तरह के दर्पण होते हैं। अभी फिलहाल हम समतल के बारे में जाएंगे। तो इस समतल दर्पण का डेफिनेशन देना होता है वैसा दर्पण जिसका एक परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, मान लीजिए ये दर्पण है और ये दर्पण हो गया, ठीक है। इसका ये सतह और ये हमारा सतह हो गया, ये चिकना सतह हो गया, ये वाला परावर्तक सतह कराता है। तो जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल, यानी एकदम ये बराबर होगा, थोड़ा सा भी रुखा खाबर नहीं होगा, ये बराबर होगा। इसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। जो हम लोग घरों में टांगते हैं, उपयोग करते हैं घरों में ना, वही है समतल दर्पण। अब इसमें इमेज जो होगा वो कैसा बनेगा, तो इसमें इमेज जो होता है वर्चुअल बनता है, यानी इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या बनता है, आभासी बनता है, वर्चुअल प्रतिबिंब बनता है, इरेक्ट सीधा बनता है, एंड सेम साइज और ऑब्जेक्ट समान आकार का, यानी वस्तु जैसे रहता है उसी आकार का ये बनता है। लेकिन इसमें दायां जो है लेफ्ट दिखाई देगा और बायां जो है दायां दिखाई देगा। एक अंतर इसमें हो जाता है, अगर हैंड उठाएंगे हम लोग, दायां हैंड उठाते हैं तो बायां हैंड दिखाई देता है, बायां हैंड उठाते हैं तो दायां हैंड दिखाई देता है। इसको प्रकाश का हम लोग प्रकीर्णन बोलते हैं। तो पार्श्व, इसको पार्श्व, प्रकाश का पार्श्व परावर्तन कहा जाता है, इसको पार्श्व परावर्तन कहा जाएगा। यानी दायां उठाएंगे तो बायां दिखाई देगा, बायां उठाएंगे तो दायां दिखाई देगा। अब इसमें एक और इसकी विशेषता है समतल दर्पण की, कि प्रतिबिंब जितना ही दर्पण के पीछे रहेगा उतनी ही दूरी पर बनता है, और जितनी दूरी पर वस्तु होती है, मतलब प्रतिबिंब इसका अगर बना, इसका इमेज बना, ये आपका समतल दर्पण हो गया। प्रतिबिंब अगर यहाँ है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ये जितना दूरी होगा प्रतिबिंब का, उतना ही दूरी पीछे जितना होगा ये दर्पण, उतना ही उसका प्रतिबिंब दूर वस्तु को इधर बनते जाएगा। मतलब यहाँ दर्पण हो गया तो इसका प्रतिबिंब निकल जाके यहाँ बनेगा, मतलब उतना ही दूर बनते जाएगा। जितना पीछे दर्पण होगा उतना ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब होगा, ठीक। नेक्स्ट, अब इसमें इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो वो रियल इमेज बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल आभासी बनता है। तो इसमें समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब एक्चुअली में पास कर देता है, दिखाई देता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब परवेट नहीं होता है, वो दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट, इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए दर्पण के प्रकार है यहाँ पे। अब ये पहले हम बताए थे कि समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण की व्यवस्था बताए। अब यहाँ पे स्फेरिकल है, गोलाकार दर्पण है, यानी जिसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। इसमें सेम परिभाषा होगा कि
जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः क्या होता है, गोल होता है, और एक सतह कलैया व्यवस्थित किया गया रहता है। ये वाला सतह जो है वो कलैया व्यवस्थित किया रहेगा, और एक सतह जो होगा वो पूरा चिकना होगा, उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। अब ये गोलीय दर्पण जो होता है वो दो तरीके से बट जाता है। देखिए आप कटोरी के रूप में आधे आधे में हो जाता है, ये दो तरीके से बट जाता है, जिसमें एक को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं और एक को उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी एक को कॉनकेव लेंस मिरर कहते हैं और एक को कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें सतह से हम लोग पता कर सकते हैं कि किसको कॉनकेव कहेंगे, किसको कन्वेक्स कहेंगे। तो इसमें दिखाया है कि चम्मच का भेदी पृष्ठ अवतल दर्पण मिरर की तरह कार्य करता है। देखिए, ये कॉनकेव मिरर किसको बोलेंगे, वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, यानी धंसा हुआ हो, जिसका परावर्तक, इस सतह को हम लोग परावर्तक बोलते हैं। ये परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है, और इसका आउटर पार्ट जो होगा ना, आउटर पार्ट पॉलिश होगा, यानी बाहरी सतह व्यवस्थित क्या होगा, अंदर वाला पार्ट जो है वो धंसा ही रहेगा। चिकना पार्ट जो है उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर बोला जाएगा। और इसके अपोजिट उसमें बोल देना, इसमें वैसा परावर्तक सतह जिसमें अंदर का सतह क्या होता है, उठा हुआ रहता है, और बाहर करीब अंदर का सतह उससे रहेगा, बाहर ये पूरा कलई व्यवस्थित किया रहेगा, बाहर वाला भाग कलई व्यवस्थित। इसमें अपोजिट था, इसमें अंदर जो था वो रिफ्लेक्टिव था, तो यहाँ पे इसका ये परावर्तक सतह पॉलिश इसका आउटर पार्ट पॉलिश था, लेकिन अंदर वाला पॉलिश नहीं था। इसमें बाहर वाला पॉलिश होगा लेकिन अंदर वाला पॉलिश नहीं होगा। इसमें अंदर वाला पॉलिश था, बाहर वाला पॉलिश नहीं था। ये समझ पाए, तो इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो एक धंसा रहेगा, एक उठा रहेगा। तो इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है तो ये उत्तल दर्पण, और ये धंसा हुआ है तो ये अवतल दर्पण। यहाँ देखेंगे आप कि ये कॉनकेव मिरर लिखा है, ये कन्वेक्स मिरर ऐसे ही होता है। अब इसके इमेज के बारे में देखते हैं। तो इमेज देखिए, कॉनकेव में क्या क्या बनता है इमेज। तो कॉनकेव में इमेज जो बनेगा ना, व्हेन ऑब्जेक्ट नियर टू मिरर, व्हेन ऑब्जेक्ट नियर टू मिरर इमेज कॉनकेव। कॉनकेव में इमेज विल बी inverted a large when object is very close to many invasive erect and very engulfed in आभासी when object in permanent inverted उल्टी small and real वास्तविक। देखिए कॉनकेव में देखेंगे तो कॉनकेव में मिरर जो होता है वास्तविक बनता है। जब वो पूरा दर्पण के पास में रहेगा तो वो सीधा बनेगा वहाँ पे, और बहुत बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। लेकिन वही अगर दूर है, ऑब्जेक्ट दूर है, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब इमेज जो होगा उल्टा बनेगा, स्मॉल बनेगा एंड रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट इसी का पॉइंट है। अब देखेंगे कन्वेक्स का। ये आप देख चुके हैं कॉनकेव का। कॉनकेव का मिरर कैसे बनेगा, जब मिरर पास में आएगा, नियर में आएगा, लार्ज होगा, तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो होगा ना सीधा बनेगा और रियल इमेज बनेगा। वही आभासी इमेज बनेगा। अगर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट से बहुत दूर है तो उल्टा भी बनेगा, और उसका इमेज जो है वो रियल बनेगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ेगा हम लोग कन्वेक्स, यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ, उसका में प्रतिबिंब कैसे होता है। तो सिंपल बात है कि इसमें कन्वेक्स में प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनता है, आभासी बनता है, एवं सेम आकार का बनता है। प्रतिबिंब जैसे रहता है वैसे ही बनता है। अब सेम चीज़ वही पढ़ाई, वही चीज़ है, सेम चीज़ इसमें लेंस आता है, सेम प्रोसेस, उसका अपोजिट हो जाता है। तो लेंस जो किनारे की जगह बीच में मोटा होता है, लेंस उसी तरह से वैसा सतह जो दो स्फेरिकल, दो वलयाकार स्थितियों से घिरा होता है, इस टाइप से घिरा होता है, दो सतहों से घिरा होता है, चाहे वो मोटा हो चाहे ये वो पतला हो, दो सतहों से क्या होता है, घिरा होता है, उसको हम लोग कहते हैं लेंस। लेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेंस हमारे आँख में भी पाया जाता है, इसके सारे हम लोग देख भी पाते हैं। अब ये लेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स, और एक होता है अवतल लेंस यानी कॉनकेव। कॉनकेव लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। इसमें समझने के लिए कैसे उत्तल को अवतल को समझेंगे, तो उत्तल लेंस में जो होता है ना, जो बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। देखिए बीच में मोटा है, साइड से क्या है, किनारे से पतला है, इसको हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे। यहाँ पे देखेंगे उत्तल लेंस का परिभाषा दिया हुआ है, बीच में मोटा, साइड से पतला। इसमें अपोजिट हो जाता है इसमें अवतल लेंस में। इसमें किनारों की जगह बीच में क्या होते हैं, पतले होते हैं, किनारे पे चौड़े होते हैं, बीच में पतले होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इसे थिकर इन द मिडिल दैन द एज आर कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स एंड देयर आर थिनर मॉलिक्यूल्स एज एंड कॉनकेव लेंस। मतलब
इसका बाहर वाला पार्ट जो होगा वो पतला होगा, अंदर वाला मोटा होगा। इसका बाहर वाला पार्ट जो होगा वो पतला होगा, बाहर वाला पतला होगा, अंदर वाला मोटा होगा। देख सकते हैं ये इसमें दिखाया हुआ फिगर में यही चीज़ है। ये कनकेव है, सॉरी ये कनकेव है, ये कन्वेक्स लेंस है। इसमें कनकेव लेंस में अगर देखा जाए तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा, उल्टा कर देंगे। उसमें उत्तल लेंस में सीधा बन रहा था, इसमें अवतल लेंस में सीधा बनेगा। उसमें उत्तल लेंस में काल्पनिक बन रहा था तो इसमें वास्तविक बनेगा। उसका अपोजिट कर देना है बस लेंस में। तो ये लेंस के प्रकार थे। आगे भी इसी में देखेंगे, लेंस में ही है। अभी पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी तक है पॉइंट। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है लेंस में ही है कि उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग आँख में करते हैं। आँख के लिए पुपिल जो होता है वो भी एक उत्तल लेंस, आँख का हमारा पुपिल जो होता है वो भी उत्तल लेंस ही होता है। और इसमें देखेंगे आप कि उत्तल लेंस यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है। तो डॉक्टर जो होते हैं इसका यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग डॉक्टर करते हैं किस चीज़ के लिए, सीधा आई एंड ईयर के लिए। फिर कन्वेक्स लेंस दूर दृष्टि दोष में इसका उपचार किया जाता है। अगर दूर दृष्टि दोष हो गया उसमें इसका उपचार किया जाता है। उपचार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कन्वेक्स लेंस का। अब कनकेव लेंस का देखेंगे तो कनकेव लेंस में निकट दृष्टि दोष माइपिया होता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, लेंस का अप्लाइड किया जाता है। इसके अलावा भट्टी, सोलर भट्टी में भी इसका उपयोग किया जाता है। हजामत बनाने सोलर भट्टी में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो उत्तल लेंस का उपयोग आप समझ पाए होंगे। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है, जिसको हम लोग मायोपिया कहते हैं। क्वेश्चन भी आ जाता है मायोपिया क्या है। तो इसमें निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि में दूर की दिखाई देगी लेकिन नज़दीक नहीं दिखाई देती। तो दूर में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं क्योंकि प्रतिबिंब को वो दूर से खींच के नज़दीक लाता है। और निकट दृष्टि दोष में अवतल का उपयोग करते हैं क्योंकि ये नज़दीक की वस्तु को दूर खींचता है, दूर दिखाई दे सकता है। तो ये लेंस के प्रकार थे दोनों। आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मैग्नेट। फ्रेंड्स आगे का पॉइंट जो है वो है मैग्नेट। जल्दी जल्दी करेंगे अब। मैग्नेट चुंबक जिसको बोलते हैं। तो देखिए जिन पदार्थ में लोह को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है चुंबक कहलाते हैं। मतलब ऐसा कोई पदार्थ है जो लोहे के कण को यानी जो आयरन को क्या करे, अपने तरफ ऑब्जर्व कर ले, खींच ले, उसको हम लोग चुंबक कहेंगे। और चुंबक जो होते हैं दो तरह के, अब इसमें भी पदार्थ हो जाते हैं। चुंबक तो समझ पाए होंगे, जिन पदार्थ में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वो चुंबक कहलाते हैं। यानी जो भी लोहे को आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा, उसको चुंबक कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे चुंबक के जो होता है ना, दो तरह के होते हैं, एक चुंबकीय पदार्थ, एक अनुचुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय आप सिंपल समझ रहे हैं। चुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे, जो लोहे को आकर्षित करेगा। तो इसमें लोहा तो जाहिर सी बात है कि लोहा आएगा, आयरन है, निकल है एंड कोबाल्ट, तीन चीज़ें जो हैं वो चुंबक कहलाती हैं। यानी जिसमें चुंबक का गुण पाया जाएगा चुंबकीय पदार्थ वो कहलाएगा। अब नेक्स्ट है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, अनुचुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे। तो सिंपल सा है, जिस तरह से अपारदर्शी वस्तु उधर हम बताए हुए थे, जिस तरह से अपारदर्शी वस्तु यहाँ हम आपको बताएं लाइट में ही अपारदर्शी बताए कि यहाँ पे वैसा पदार्थ निजी पदार्थ होता है जो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसी तरह से यहाँ पे भी है, सेम चीज़ है। मैग्नेट में अनुचुंबकीय मतलब जिसमें चुंबक नहीं होता, अनुचुंबकीय पदार्थ का जैसे लकड़ी, वुड, प्लास्टिक, ये जितने हैं ये क्या होता है, लकड़ी, वुड, प्लास्टिक, ये जितने हैं ये सब क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ऊपर वाले जितने में थे लाइक आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट, ये मैग्नेटिक है। अब यहाँ पे देखिए कि चुंबक वर्क कैसे करता है वो चीज़ यहाँ पे दिखाई है। देखिए चुंबक में जो होता है ना, आप ये चुंबक मान लीजिए चुंबक हो गया, तो इसमें दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। और ये दोनों डिपेंड करता है चार्ज पे। किस पे? चार्ज पे। हिंदी में क्या कहेंगे? आवेश पे। आवेश पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तो दो हुआ तो अपोजिट पोल अट्रैक्ट, एक दूसरे को अपोजिट पोल, नॉर्थ पोल यानी साउथ पोल जो होता है ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। लेकिन यहाँ नीचे देखिए फिगर में सेम हो गया, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, यानी सेम पोल क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से मिला, और यहाँ अपोजिट कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक, सेल से भी क्या कर रहे हैं,
अपोजिट कर रहा है, पोल अपोजिट कर रहा है। नेक्स्ट इसी में देखेंगे, इसी आधार पे बनाया जाता है विद्युत और परिपथ इलेक्ट्रिसिटी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन, विद्युत आवेश का प्रवाह। मतलब इसमें अगर विद्युत प्रवाहित होती है तो एक ही दिशा में होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक। वन साइड ऑफ द सेल मेटल कैप अटैच्ड टू कार्बन रॉड एंड द स्लाइड मैट डिस्क। इससे से क्या होता है, मैन में जो है ना वो कार्बन रॉड बनाए हुए हैं कार्बोनाइट के अटैच करके, और साइड से मेटल डिस्क वगैरह को उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे दिख क्या है कि विद्युत सेल, सेल की टोपी, विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल में धातु की टोपी, सेल बनना है इलेक्ट्रिक सेल में धातु की टोपी। तो देखिए इसमें दो सिरा होता है, आप समझे होंगे। इसमें टर्मिनल जिस तरह से उसमें था नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, उसी तरह से इसमें दो तरह के टर्मिनल होंगे। एक होगा प्लस वाले को धन टर्मिनल बोलते हैं, माइनस वाले को ऋण टर्मिनल बोलते हैं। प्लस वाले को धनात्मक टर्मिनल और माइनस वाले को ऋणात्मक टर्मिनल कहेंगे, इसको ऋणात्मक टर्मिनल कहा जाएगा, ठीक। अब इसमें ये विद्युत सेल का फिगर दिखाया हुआ है। अब इसमें देखिए धनात्मक सिरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये तो हो गया बता दिए। द अपर लेयर ऑफ द सेल इज मेड ऑफ जिंक मेटल, ऊपर जो दिखाया गया है ये जिंक का बना होता है, मेटल जो होता है जिंक धातु का ये बना होता है। ए पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड सेपरेट द जिंक कंटेनर फ्रॉम द कार्बन रॉड। और इसमें क्या किया जाता है, कार्बन रॉड, यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कार्बन रॉड डाल दिया जाता है। और ये पूरा कम्प्लीटली जो होता है ना वो जिंक का होता है, अमोनियम क्लोराइड का होता है, जिंक बना रहता है, लेयर बना रहता है इसमें, और इसका उपयोग किया जाता है। तो चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं बराबर। आई होप ये समझ पाए होंगे। आगे देखिए, सेल आर ऑफ टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेल जो होता है मुख्य रूप से दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। आगे देखेंगे इसमें, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रिक एंड सर्किट, विद्युत एवं परिपथ क्या है, इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब देखिए ये क्या है, द थीन वायर, एक पतला सा वायर होता है, इमिट लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जब तक इसमें फिलामेंट, ये वाला जो भाग है आप देख रहे होंगे, जब तक ये फिलामेंट नहीं रहेगा इसमें करंट जाएगा नहीं प्लस टर्मिनल में और माइनस टर्मिनल में, तो वायर्स वहाँ पे वर्क नहीं करेंगे, तो वो छोड़ देता है, अपन देखता नहीं है। यही होता है इसका वर्क फिलामेंट का, ठीक। तो ये क्या होता है, एक रॉड होता है, पतला सा रॉड होता है, जो थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास आर कॉल्ड कंडक्टिंग। ये जो कंप्लीट सर्किट टू स्टॉप स्टार्ट टू फ्लो करंट, इससे करता है। इलेक्ट्रिक पथ जो है लाइन थ्रू चलता है, इलेक्ट्रिक करंट बहा देता है। और स्विच जो होता है सिंपल डिवाइस होता है, ब्रेक होना होगा तो ये बंद कर सकते हैं, क्योंकि उसमें करंट बहते रहता है। जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, इसमें भी करंट बराबर होता है, चार्ज बराबर होता है। नेक्स्ट स्ट्रीम में देखेंगे, आगे पॉइंट है नेक्स्ट स्ट्रीम में लिखे हैं कुछ पॉइंट है। सम सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास आर कॉल्ड कंडक्टिंग मटेरियल। ये बोल रहा है कि वैसे पदार्थ जो प्रकाश को या जो चुंबक को इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर पास करने देते हैं उसको हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं। विद्युत के चालक होते हैं जैसे कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, पेंसिल, लीड, स्टील, etc। ये सब में क्या होता है, सब विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, ठीक। कंडक्टिंग मैटर होते हैं, ये टोटल कंडक्टिंग मैटर होते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग होता है और इस दुरुपयोग इसका होता है, ठीक है। समझ पाए होंगे। दो टर्मिनल होते हैं, इसमें वायर कैसे वर्क करता है बैठ कर भी बता दिए। नेक्स्ट इसी में देखेंगे, उसी में आगे पॉइंट है टर्मिनल की मैं बात कर रहा था, तो टर्मिनल की मैं बात कर रहा था। तो टर्मिनल आप देखेंगे कि यहाँ पे दो तरीके का होता है। एक तो तरीका आपका होता है टर्मिनल का, एक तरीका जो होता है वो होता है इस तरह से, ये सेल का है, ये बैटरी का है। इन द इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्ग एंड थिन डिनोट द पॉजिटिव टर्मिनल एंड शॉर्ट एंड थिक डिनोट नेगेटिव टर्मिनल। यदि सेल है, इलेक्ट्रिक सेल है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल शॉर्ट, नेगेटिव टर्मिनल कोई माने नहीं रखता, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल माने रखता है। यहीं पे चार्ज टोटल होता है, धन टर्मिनल होता है। इन ए मेकिंग बैटरी द पॉजिटिव टर्मिनल धन टर्मिनल ऑफ वन सेल इज प्लेस्ड और कनेक्टेड टू द नेगेटिव रीड टर्मिनल। वही जिससे हम लोग क्या करते हैं,
जिससे जिससे कनेक्ट द नेगेटिव टर्मिनल, जिससे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है, यानी प्लस वाला जिससे कनेक्ट होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल और धन टर्मिनल, और जो इस ग्रुप में नहीं होता है दूसरे ग्रुप में होता है वो ऋण टर्मिनल में हो जाएगा। ठीक, ये टर्मिनल था। इससे रिलेटेड देखिए ये चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी एंड बल्ब। उसी में तो देखिए क्या है, विद्युत और परिपथ, लघु परिपथ विच्छेदन। फ्यूज इज सेफ्टी डैट प्रोवाइड प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिक सर्किट डैमेज एंड पॉसिबल फायर। क्या होता है जब सर्किट फ्यूज हो जाती है, विद्युत में वोल्टेज ज़्यादा बढ़ने की वजह से तार क्या होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक, सर्किट डैमेज हो जाते हैं, पॉसिबल फायर और आग लगने की संभावना काफ़ी होती है। इसी को हम लोग लघु परिपथ विच्छेदन भी कहते हैं। और इज नाउ ए डे, इस दिन को हम लोग क्या कहते हैं, इस दिन को हम लोग लघु परिपथ विच्छेदन कहते हैं। द हीट प्रोड्यूस इन द वायर डिपेंड ऑन द मेटल लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वायर। ये किस पे मदद करता है, कौन सा थिंग्स कैसा है, उसका थिकनेस कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। उसका थिकनेस जैसा है उसी पे डिपेंड करता है। अब है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग दिस कॉल्ड, ये तो क्या। अब देखिए द वायर बिहेव लाइक मैग्नेट। वायर जो होता है या मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेट की तरह ही काम करता है। सॉरी, तार जो होता है वो मैग्नेट की तरह ही वर्क करता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग, जब उसमें करंट क्या होगा, बहेगा। जब इसमें करंट बहेगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इसे मिलेगा। एग्जाम्पल नेगेटिव बेल, मैग्नेटिक बेल, सॉरी मैग्नेटिक बेल है, घंटी, चुंबकीय घंटी। टर्मिनल समझ पाए। आई होप आप सब चीज़ समझ पाए होंगे। इस वीडियो में हम जितनी भी चीज़ बताएं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं, 3 या 4 टॉपिक आपका हुआ है। एक तो सबसे पहले वाला पॉइंट फूड हुआ, फूड के बाद से लाइट हुआ, लाइट का ही ये पार्ट था। उसके बाद से मिरर, स्पेकल, उसके बाद से ये, उसके बाद से लेंस था, उसके बाद से मैग्नेट था, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत परिपथ टर्मिनल, और ये लाइट शेयर। ठीक है, ये आई होप आपको ये समझ में आ गए, वीडियो समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं आपके डाउट को सुन सकूं और बता सकूं कुछ सुकून से। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से। इसका अभी साइंस पेडागोजी का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और ये साइंस टॉपिक वाइज होगा, साइंस का ये प्ले लिस्ट बन जाएगा और ये टॉपिक वाइज होगा। तो आप रीट का, सीटेट का, बीटेट का या ईपीटेट या केबीएस का तैयारी, अगर पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट हो सकते हैं। अगर पढ़ाई आपको अच्छा लगता होगी कि मैंने आपके लिए कुछ किया, तो चैनल को विजिट कर दीजिएगा, चैनल पे बने रहिएगा और ऐसे ही प्यार अपना देते रहिए। बाकी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। मिलेंगे फिर कल शादी में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।